तो ये 51 नंबर क्वेश्चन है। किसने शक्ति संतुलन को एक साम्यता या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक निश्चित मात्रा में स्थिरता के रूप में उद्धृत किया है? तो इसका हो जाएगा जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर। फिर अगला 52 नंबर क्वेश्चन है, यदि शक्ति शब्द को आईपी के शब्दकों से बिल्कुल निकाल कर फेंक दिया जाए तो शायद राज्यों के संबंधों के बारे में अधिक स्पष्ट रीति से विचार करने में अपने को मदद मिल पाएगी। तो ये कथन है स्प्राउट और हेराल्ड और मार्गरेट स्प्राउट। हेराल्ड स्प्राउट, मार्गरेट स्प्राउट, इनका है ये कथन। ये स्प्राउट है, इन्होंने पर्यावरण कारक को इम्पोर्टेंट माना है आईपी में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामूहिक सुरक्षा के ब्रेजनेव सिद्धांतों के आधारभूत सिद्धांत है? तो इनमें है पहला, राज्यों के मध्य संबंधों में बल प्रयोग और बल प्रयोग परित्याग, ये सही है। संप्रभुता का सम्मान और सीमाओं की अनुल्लंघनीयता, ये भी सही है। पार्श्व हस्तक्षेप, ये नहीं होगा। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये भी नहीं। तो सामूहिक सुरक्षा के ब्रेजनेव सिद्धांत का आधारभूत सिद्धांत ये दो है, बल प्रयोग का परित्याग करना, संप्रभुता का सम्मान और सीमाओं की अनुल्लंघनीयता। कथन 1 और 2 सही है। लोकसभा अध्यक्ष संदर्भ में कौन सा कथन? विचार कीजिए। सदनों के अधिवेशन का सभापति तो अध्यक्ष करेगा और अध्यक्ष पहली बार मत नहीं देगा, लेकिन मत बराबर हो तो निर्णायक मत देगा वो। सही बात है। जब अध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब पीठासीन नहीं होगा, पर ऐसी स्थिति में उसे बोलने का अधिकार होगा। लेकिन जब उसके हटाने का प्रस्ताव आया हुआ है तो वो पीठासीन नहीं होगा, लेकिन बोल सकता है वो। और प्रथम तय मत देने का अधिकार होगा, लेकिन मत बराबर की स्थिति कंडीशन में उसको अधिकार नहीं होगा। तो ये दोनों ही बात सही है। सी आंसर हो जाएगा इसका 54 में। फिर 55 में, निम्न में से किस विचारक ने उदार लोकतंत्र को वास्तव में लोकतंत्र संरक्षण अर्थात अत्याचार से लोगों की सुरक्षा तथा लोकतंत्र शक्ति मतलब लोकप्रिय शासन के क्रियान्वयन से युक्त बताया है? तो यह है सार्टोरी का कथन है। उदार लोकतंत्र को वास्तव में लोकतंत्र संरक्षण और लोकतंत्र शक्ति के रूप में बताया है जियोन सार्टोरी ने। अगला क्वेश्चन है, ग्राम वालास के निम्न में से किस पुस्तक में अंग्रेजी इतिहास का सामाजिक विश्लेषण पाया जाता है? तो ये बुक है लाइफ ऑफ फ्रांसिस प्लेस 1898। लाइफ ऑफ फ्रांसिस प्लेस 1898। इस बुक में अंग्रेजी के इतिहास का सामाजिक विश्लेषण किया है ग्राम वालास। ये ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिकल शॉर्ट, ये भी इसकी बुक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, ये भी बुक है। द ग्रेट सोसाइटी 1914, ये ग्राम वालास की बुक है। लेकिन अंग्रेजी इतिहास का सामाजिक विश्लेषण किया है लाइफ ऑफ फ्रांसिस प्लेस 1898 बुक में। अगला क्वेश्चन, कौन से विचारक शक्ति पृथक्करण विचार के समर्थक है? तो अरस्तु, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और MJ वाइल, ये चारों ही है। आंसर ये 3 नंबर ABCD सही हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। काम की न्याय संगत मानुषी दशाओं और पुरुषोत्ती सहायता, ये किस सूची में आते हैं? तो ये आते हैं राज्य का उपबंध। ठीक है। फिर पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, ये आ जाते हैं प्राथमिक कर्तव्य में। ये 4 नंबर आंसर ये सही हो जाएगा इसमें। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, ये है उपयुक्त विधान। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण करना, ये राज्य की बाध्यता, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। अगला है लोहिया जी की PhD थीसिस का विषय क्या था? लोहिया जी की PhD थीसिस, तो ये थी साल्ट एंड सिविल डिसोबीडियंस जो बुक है। तो ये लोहिया जी की PhD का थीसिस था। ये बुक साल्ट एंड सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी की है ये बुक, साल्ट एंड सिविल डिसोबीडियंस। तो ये लोहिया जी के PhD की थीसिस थी। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सबसे पहले संरचनावाद को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रस्तुत किया? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन में संरचनावाद को सबसे पहले किसने रिप्रेजेंट किया है? तो वो है निकोलस ओनफ ने। संरचनावाद ये कॉन्सेप्ट भी निकोलस ओनफ का ही है। अगला है, रॉबर्ट C. बोन के अनुसार निम्न में से कौन सी परिस्थितिजन्य दबाव समूह की विशेषताएं हैं? परिस्थितिजन्य दबाव समूह की विशेषता कौन सी है रॉबर्ट C. बोन के अनुसार? तो इसमें होगा गैर वैचारिक, नॉन आइडियोलॉजिकल, नहीं आइडियोलॉजी तो उनकी होती है। तो तात्कालिक हित अभिमुखीकरण,
विशिष्ट प्रकृति और सामान्य सदस्यों की गैर सक्रियता, तो इसमें होगा ए। देखो उनकी कोई आइडियोलॉजी दबाव में वो एक पर्टिकुलर उनका काम होता है उतना, लेकिन एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से नहीं जुड़े होते उनका। उसको जो जब जब जिस भी पार्टी की सरकार आती है तो वो उस हिसाब से अपने को अपने जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है उनके हिसाब से वो काम करवाते हैं। तो ये गैर वैचारिक होती है। और विशेष प्रकृति होती है, तात्कालिक हित अभिमुखीकरण ये नहीं होता। सामान्य सदस्यों की गैर सक्रियता ये भी नहीं होती। तो विशेषता पूछिए, सही आंसर भी पूछा, इसमें सही पूछा है, गलत नहीं पूछा। तो ये हो जाएगा ए और सी आंसर हो जाएगा। गैर वैचारिक होते हैं क्योंकि विचारधारा तो राजनीतिक दल की होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना दलों की, उनकी होती है विचारधारा तो। और तात्कालिक अभिमुखीकरण विशिष्ट प्रकृति होती है इनकी दबाव समूह की। तो ए और सी से हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने भारत के अलावा किस देश के संविधान की रूपरेखा लिखी थी? तो ये है बर्मा। 1945 में ये आज़ाद हुआ था, बना था बर्मा देश, म्यांमार कंट्री। ठीक है, तो लो ये बी.एन. राव ने भारत के अलावा बर्मा का भी संविधान की रूपरेखा तैयार करी थी। अगला क्वेश्चन है, पिनोक और स्मिथ द्वारा उल्लेखित संविधान के 4 तत्वों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? 4 तत्वों में पिनोक और स्मिथ द्वारा उल्लेखित संविधान के 4 तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है? तो एक है संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठन। ठीक है, संविधान विचारधारा का निर्धारक नहीं, विचारधारा का निर्धारक क्यों होगा? विचारधारा का तो विचारधारा तो दलों से रिलेटेड होती है, संविधान से थोड़ी होती है। संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रबंधक, ठीक है। विकास का निर्देशन, ये भी ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एज द डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट होता ही है। और रिस्ट्रेंट अपॉन पॉलिटिकल पावर, ये भी ठीक है। आइडियोलॉजी को डिटरमाइन नहीं करता ये गलत हो जाएगा इसमें 63 में, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन संविधान और संविधानवाद में अंतर स्पष्ट करता है? तो संविधान विकास का परिणाम रहा है, संविधानवाद निर्मित होता है। संविधान साध्य प्रधान, संविधानवाद साधन प्रधान। तो आई थॉट ये होगा, मतलब अपोजिट होगा। संविधानवाद जो अपन को प्राप्त करना है, संविधान तो साधन है जिसके द्वारा अपन को संविधानवाद को प्राप्त करना है। संविधानवाद परिणाम होता है, ये भी उल्टा लिख दिया। और संविधान निर्मित होता है, संविधान निर्मित और संविधानवाद थोड़ी निर्मित होता है। और संविधान विचारधारा का नहीं, संविधानवाद विचारधारा का संगठन का प्रतीक संविधान होता है। संविधान अपवर्जक, संविधानवाद अंतर्भूतकारी धारणा है। तो ये इसका करेक्ट डिफ्रेंशिएशन है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। अगला क्वेश्चन, यथार्थवाद के मूल तत्व कौन से हैं? राज्यवाद, सह अस्तित्व, स्वायत्ता, ये नहीं होते। स्व स्वायत्ता, सेल्फ हेल्प, ये होती है। सह अस्तित्व ये नहीं होता 65 में। 1 3 4 उत्तरजीविता ये तो होती है। राज्यवाद होता है, सेल्फ हेल्प होती है। और ये देखो सर्वाइवल होता है। स्टेटिज्म, सेल्फ हेल्प और सर्वाइवल ये होता है 1 3 4। लेकिन को एग्जिस्टेंस ये नहीं होता। फिर अगला है, चीन के राज्य परिषद में क्या सम्मिलित नहीं है? ये चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है। तो क्या नहीं है पूछा है। स्टेट काउंसिल ये होता है। ऑडिट जनरल भी होता है। और सेक्रेटरी जनरल होता है। डेप्यूटी ये नहीं होता। तो ये हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन 2। क्या 66 में। फिर 67 में है, कथनों पर विचार कीजिए। वे इम्पेरिकल स्टेटिस्टिकल मेथोडोलॉजी इन इंडियन इकोनॉमिक थॉट के संस्थापक थे। मतलब कोई एक इस सार के बारे में से बताना। उपयुक्त कथन किसके बारे में है? एम्पेरिकल स्टेटिस्टिकल मेथोडोलॉजी इन इंडियन इकोनॉमिक थॉट के संस्थापक थे। फिर इकोनॉमिक थॉट मतलब आते ही एक दिमाग में आता है, दादा भाई नौरोजी आते ही हैं। इन्होंने भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था संबंधित अपने लेखों में अधिकारों को धारणा को बल दिया। सही बात है। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष के भाषण में भारतीयों के लिए ब्रिटिश नागरिकता की मांग करी है। तो ये है दादा भाई नौरोजी। ये तीनों कथन नौरोजी के बारे में। मार्क्स गार्वे के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गार्वे के बारे में, गार्वे जॉर्डन के राजनीतिक विचार कार्यकर्ता थे। गलत पूछ रखा अपने को, तो यही हो जाएगा गलत। जॉर्डन राजनीतिक विचार कार्यकर्ता थे, ये गलत हो जाएगा। रास्ताफेरियनिज्म काफ़ी हद तक उनके विचारों पर आधारित है। रास्ताफेरियनिज्म। अफ्रीका के मातृभूमि के रूप में
अफ्रीका को मातृभूमि के रूप में देखने की दृष्टि ने ब्लैक पावर मूवमेंट के लिए बुनियाद प्रदान करी थी। उनकी अफ्रीका को, जो माँ गार्वे है, माँ गार्वे की अफ्रीका को मातृभूमि के रूप में देखने की जो दृष्टि है, उसी ने ब्लैक पावर मूवमेंट की बुनियाद तैयार करी थी। उन्होंने 1914 में यूनिवर्सल निग्रो इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन की स्थापना करी थी। ये भी ठीक है, सही बात है, लेकिन ये जॉर्डन के कार्यकर्ता ये नहीं है, ये अफ्रीका से रिलेटेड थे ये। फिर दयानंद सरस्वती की आदर्श राज्य व्यवस्था में निम्न में से कौन सी सभा सम्मिलित नहीं थी? आदर्श राज्य व्यवस्था में तो विधार्य सभा थी, राजार्य, धर्मार्य थी, न्यायार्य सभा ये नहीं थी दयानंद सरस्वती जी के आदर्श राज्य व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से गांधी चिंतन के संदर्भ में विचार कीजिए। गांधी के चिंतन वाले, सत्य की अविश्रांत खोज ही हिंदू धर्म की मूल तत्व है। सही बात है, गांधी जी के बारे में अविश्रांत खोज, किसकी? सत्य की खोज। हिंदू धर्म का मूल तत्व भी यही है। इसेंस खोज मतलब स्पॉन्टेनियस क्विस्ट टू द ट्रस्ट, स्पॉन्टेनियस क्विस्ट टू द ट्रूथ इज द एसेंस ऑफ हिंदू रिलीजन। धर्म केवल निजी शुद्धिकरण का साधन नहीं है, अपितु वह एक अत्यधिक शक्तिशाली सामाजिक बंधन के बारे में बताया धर्म को। तो ये भी ठीक बात सही है। समाज को धर्म का उन्मूलन करने का प्रयत्न कभी सफल नहीं हो सकता। समाज से धर्म को उन्मूलन करने का जो प्रयास है वो कभी सफल हो ही नहीं सकता। ये कहा गांधी ने, क्यों? और यदि वह कभी सफल हो भी गया ना तो समाज का विनाश ही हो जाएगा। ये कहा है गांधी जी ने। तो ये गांधी जी के बारे में तीनों ही कथन सही है। फिर अगला है, संविधान के अनुच्छेद 371 के प्रावधान अनुसार निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल को विधि व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तराधिकार प्रदान किए गए हैं? राज्यपाल को विधि और व्यवस्था के संदर्भ में तो 371 में मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, असम। तो ये हो जाएगा अरुणाचल। अरुणाचल में राज्यपाल को विधि व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व दिए गए, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अरुणाचल में। अर्नेस्ट होस के मामले में गलत कथन बताइए। अर्नेस्ट होस तकनीकी मामले को राजनीतिक मामलों से अलग रखने की धारणा का समर्थन करते थे। तो यही गलत है, उनको अलग रखने, तकनीकी मामलों को राजनीतिक मामलों से अलग रखने की धारणा का समर्थन नहीं थे। वो तो चाहते थे कि ये तकनीकी मामले और राजनीतिक मामलों को साथ एक शामिल कर दिया जाए। अर्नेस्ट होस ने 9 प्रकार्यवाद सिद्धांत का विकास किया था। एकदम सही है। वे पश्चिम यूरोप के देशों के मध्य एक प्रगाढ़ सहयोग से प्रेरित थी, जिसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। ये भी सही है। होस के अनुसार प्रादेशिक एकीकरण का सिद्धांत अन्योन्याश्रित सिद्धांत के अंतर्गत होना चाहिए। ये भी बात सही है। फिर 73 नंबर क्वेश्चन, जोसेफ ला पालम्ब्रा माइनर विनर के अनुसार कौन सा संकट राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के लिए 3 ऐतिहासिक संकटों में शामिल नहीं है? तो आर्थिक एकीकरण, सहभागिता का संकट, विविधता का संकट, प्रादेशिक एकीकरण का संकट। तो प्रादेशिक एकीकरण का संकट तो जरूर, लेकिन आर्थिक एकीकरण का संकट ये नहीं है। एकीकरण का संकट जरूर, लेकिन प्रादेशिक एकीकरण, आर्थिक एकीकरण का क्या मतलब बनता है? ला पालम्ब्रा माइनर विनर ने 6 संकट बताए हैं। ठीक है, तो इनमें ये 3, ये सहभागिता का संकट, विविधता का संकट, प्रादेशिक एकीकरण का संकट। फिर किस मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि श्वेत और अश्वेत नस्लों से मूलतः एक जैसी सुविधाएं प्राप्त हो परंतु उन्हें पृथक पृथक रखा जाए तो इसमें कानून के समान संरक्षण का उल्लंघन नहीं होगा? तो ये कौन से वाद में कहा गया था अमेरिका में? तो ये है प्लेसी वर्सेस फर्ग्यूसन वाद। अमेरिका में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्लेसी वर्सेस फर्ग्यूसन 1986 वाद में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि श्वेत और अश्वेत नस्लों को मूलतः एक जैसी सुविधा एक जैसी दे दी हमने, परंतु उनको अलग अलग रख दिया। फैसिलिटी सेम दे रहे हैं लेकिन उनको अलग अलग रखेंगे भाई, तो इससे कानून के समान संरक्षण का उल्लंघन नहीं होगी, कानून के समान संरक्षण का उल्लंघन नहीं होगा। तो ये है प्लेसी वर्सेस फर्ग्यूसन वाद। अगला है द लिबरल वायरस परमानेंट वॉर, द लिबरल वायरस परमानेंट वॉर एंड अमेरिकनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है समीर अमीन की बुक है ये, द लिबरल वायरस, द लिबरल वायरस परमानेंट वॉर एंड अमेरिकनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, परमानेंट वॉर एंड अमेरिकनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, समीर अमीन की बुक है ये। अगला है फ्रांसिस फुकुयामा के बारे में सही बताना है, कथन कौन सा है? बुक है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन।
ये 1992 की है, ये 91 गलत है ये। ठीक है। फुकुयामा के अनुसार शीत युद्ध का अंत इतिहास के अंत का संकेत देता है, एकदम सही बात है। फुकुयामा इतिहास का नव ग्रह दृष्टिकोण, एकदम सही बात है। नव वाद प्रतिवाद और संवाद, वाद प्रतिवाद संवाद, ये वाद में आ जाएगा दक्षिणपंथी यानी वामपंथ, और ये दक्षिणपंथी वामपंथ, और फिर यहाँ पे आ जाएगा मतलब संरचनात्मक ऐसा करके कुछ, वाद प्रतिवाद और संवाद में मतलब नो हेगल वाला दृष्टिकोण सही है। बी और सी सही होगा इसमें 76 में। विश्व को शांतिपूर्ण पश्चिम उदारवाद लोकतंत्र स्थापित हो गया है। फुकुयामा ने कहा विश्व में शांतिपूर्ण पश्चिम उदारवाद, तो ये फुकुयामा ने कहा कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई, जो ये शीत युद्ध का अंत हो गया और ये इतिहास का अंत होगा। अब बहुत सारी कंट्रीज उभरेंगे, बहुत सारी शक्तियाँ उभरेंगी। तो इसने तो ये कहा ही नहीं है कि पश्चिम उदारवाद, इसने तो इसके अगेंस्ट बात बोली है, तो ये गलत हो गया। बी और सी करेक्ट हो गया। फिर 77 में राष्ट्रीय हित को एक निश्चित रूप से किसी राष्ट्रीय हित को एक निश्चित रूप से अस्पष्ट सिद्धांत का है। राष्ट्रीय हित क्या है? एक अस्पष्ट सिद्धांत है, लाइक स्पष्ट नहीं है ये सिद्धांत, क्योंकि हर कंट्री का राष्ट्रीय हित अलग अलग होता है, तो अपन इसको एक निश्चित नहीं मान सकते। ये बहुत एक अस्पष्ट सिद्धांत है। ये बात किसने कही है? तो ये कही है जे फ्रेंकल ने कही है ये बात। तो राष्ट्रीय हित को अस्पष्ट सिद्धांत कहा है जे फ्रेंकल ने। के स्वानंद भारतीय 1973 में शामिल मुख्य कानूनी मुद्दे कौन से थे? के स्वानंद में संविधान का मूल ढांचा है, ये तो जरूर था। संविधान संशोधन करने की संविधान शक्ति की सीमा, केरला भूमि सुधार की संवैधानिक वैधता, तो ये तीनों के तीनों सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। के स्वानंद भारती 1973 केरला भूमि सुधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता, संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति की सीमा एक लिमिट तक आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हो। संविधान के मूल ढांचे की स्थापना, तो मूल ढांचे से तो रिलेटेड है ही, बेसिक स्ट्रक्चर का वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट वाद है वो के स्वानंद भारती वाद है। ये हो गया 78 नंबर क्वेश्चन। फिर 79 निःशस्त्रीकरण दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? NPDI ने अप्रैल 2014 में ओटावा घोषणा पत्र बनाया था, ये ही गलत है। 1 नंबर। अप्रसार और निःशस्त्रीकरण पहल की स्थापना, इसको क्या बोलते हैं? NP नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्ममेंट इनिशिएटिव वॉज एस्टेब्लिश्ड एट NPT रिव्यू कॉन्फ्रेंस 2010 बाय 12 कंट्रीज। अप्रसार संधि की स्थापना NPT समीक्षा सम्मेलन 2010 में 12 देशों द्वारा की गई थी, सही बात है ये। बराक ओबामा 2009 में यूरोपीय मिसाइल रक्षा संकेतक प्रणाली निरस्त कर दी थी, ये भी बात एकदम सही है। दिसंबर 2008 में पेरिस में ग्लोबल जीरो अभियान प्रारंभ किया था, ये भी सही बात है, तो ये 1 नंबर, ये गलत हो गया। दिसंबर 2008 में पेरिस में ग्लोबल जीरो अभियान, कब? 2008 में। कहाँ पर? पेरिस में। क्या किया? ग्लोबल जीरो अभियान किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राजनीतिक दलों के संबंध में विचार कीजिए। परंपरा से डेमोक्रेटिक पार्टी दक्षिण के बागान मालिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी और रिपब्लिक उत्तर वालों का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है। और रिपब्लिक पार्टी दास प्रथा के विरुद्ध थी, दास प्रथा के विरुद्ध थी। रिपब्लिक पार्टी उत्तर के उद्योगपतियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी और दास प्रथा के विरुद्ध थी, तो ये तीनों ही सही है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस वाद में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उद्देशिका का आश्रय मौलिक अधिकारों DPSP की वृद्धि को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है? न्यायालय ने यह डिसीजन दिया कि उद्देशिका का आश्रय यानी उद्देशिका का है कि हम हेल्प ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं हेल्प, तो आप उद्देशिका की हेल्प ले सकते हो। मौलिक अधिकारों DPSP की वृद्धि, उनकी लिमिटेशन कितनी है? मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है FD और DPSP की जो लिमिटेशन कितनी है, आप किस लिमिट तक इनमें कुछ भी कर सकते हो, इनको यूज कर सकते हो, इनको ये जो इनकी लिमिट्स है वो डिसाइड करने के लिए आप उद्देशिका को की हेल्प ले सकते हो। ये बात किस वाद में कही थी? उन्होंने ये बात कही थी, तो किसमें कही थी? तो इसमें होगा रुम्मन उद्दीन वर्सेस NP राज्य और अन्य 2020 वाद में न्यायालय ने कहा कि आप जो फंडामेंटल राइट और DPSP की वृद्धि को डिसाइड करने के लिए उद्देशिका की हेल्प ले सकते हो। रुम्मनुद्दीन वर्सेस MP 2020।
फिर अगला है अनुच्छेद 112, 114, 115, 116। तो 112 है बजट, ऑब्वियसली बजट सब में ये तीन तीन दे दिया। और 114 ये विनियोग विधेयक है, ठीक है, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 114 विनियोग विधेयक। 115 में आ जाएगा अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान। 116 अपवादानुदान, प्रत्यानुदान और विलेखानुदान। प्रत्यानुदान अपवादानुदान ही हो जाएगा। किसने आधुनिक राजनीतिक बहस में न्यूनतम राज्य का मुद्दा उठाया? न्यूनतम राज्य, मिनिमल स्टेट। कौन सा मिनिमल स्टेट है ना, ये तो मिनिमल स्टेट, द कोच ऑफ मिनिमल स्टेट हैज बीन टेकन। तो मिनिमल स्टेट किसने उठाया था? तो नव दक्षिणपंथी, ऑब्वियसली दक्षिणपंथी है वो, मिनिमल स्टेट को सपोर्ट करते। क्यों करते हैं नव दक्षिणपंथी मिनिमल स्टेट को? तो नव दक्षिणपंथी है वो, उनकी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा होती है। उनकी विचारधारा होती है कैसी होती है, जो मतलब अपने धर्म को संरक्षित रखने वाली, कि हमारे जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उनको हम संजो करके रखेंगे। और उनकी पूंजीवादी विचारधारा होती है, और पूंजीवादी जो होती है वो तो ऑब्वियसली मिनिमल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो ऑब्वियसली वही है ये। अरेंज लिस्टफार्ड के अनुसार कौन सा लक्षण कॉन्सोसिएशनल डेमोक्रेसी है? कॉन्सोसिएशनल डेमोक्रेसी का है, कॉन्सोशियल डेमोक्रेसी यानी सहसंघीय प्रजातंत्र, एक व्यापक गठबंधन सरकार, खंडीय स्वायत्ता। खंडीय स्वायत्ता नहीं हो, खंडीय स्वायत्ता होती है, अच्छा बंटी हुई। सह कॉन्सोसिएशनल डेमोक्रेसी में आनुपातिकता, बहुमत, विटो। तो अरेंज लिस्टफार्ड वाले में एक व्यापक गठबंधन सरकार, खंडीय स्वायत्ता और आनुपातिकता, ये होती है कॉन्सोशियल डेमोक्रेसी में के लक्षण। तो ये 1 नंबर हो जाएगा 84 में। एक ग्रांड कोalition गवर्नमेंट, ऑब्वियसली ग्रांड कोalition गवर्नमेंट होती है, मतलब बहुत सारे जो गठबंधन है उनके साथ कोalition किया हुआ रहता है, वो बहुत सारे गुटों के साथ कोalition किया रहता है। सेगमेंटल ऑटोनॉमी होती है वो, प्रोपोर्शनलिटी भी रहती है इसमें, अनुपात कि सबको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। जो एक बहुत ही अल्पसंख्यक तबका है, वर्ग है, उसको भी रिप्रेजेंट मिलना चाहिए। इस वजह से ये कॉन्सोशियल डेमोक्रेसी होती है, जो सबको साथ में लेकर चलने वाली होती है। आभासी न्यायालय के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। आभासी न्यायालय एक ऐसी धारणा है जिसका उद्देश्य न्यायालय में वादकारी या अधिवक्ता की उपस्थिति को समाप्त करना और आभासी मंच पर न्यायालयों मामलों का न्याय निर्णय करना, उनको डिसीजन देना। एकदम सही बात है। प्रायोगिक परियोजना के तहत केवल मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध संबंधी मामलों को ही आभासी में नहीं, बहुत सभी को हो जाते, सिर्फ मोटर वाहन को ही क्यों करे जाएगी? तो 4 नंबर कैसे हो जाएगा। फिर प्रकाश की संतान, अंधेरी की संतान शब्दावली यूज किया है, तो नेबुल किया ऑब्वियसली। फिर IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के बारे में सही पूछा है। तो IAEA की उत्पत्ति 1952 में संयुक्त राष्ट्र महासभा अमेरिकी राष्ट्रीय आयोजन और एटम फॉर पीस संबोधन से हुई थी, तो ये गलत बात है। और ये अपना वार्षिक दिन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद प्रस्तुत करता है, तो ये भी सही है। नए 1 नए 2 ये हो जाएगा। IAEA सुरक्षा परिषद को नहीं देता अपना ये जो अपना प्रतिवेदन। फिर अगला क्वेश्चन, संचार सिद्धांत में कार्ल डाइस द्वारा पुनर्निवेशन प्रक्रिया की कार्य क्षमता को मापने के लिए कौन से कारक बताए हैं? तो लोड लेग गेन लीड, 88 में, तो इंग्लिश वाले से हो जाएगा ये। किस विद्वान ने रेखांकित किया कि बहुमत आधारित संसदीय प्रणाली अल्पसंख्यक सरकारों को से बचने के साथ साथ कार्यकारी स्थिरता प्रदान करने सबसे प्रभावी थी? कौन सी बहुमत आधारित संसदीय प्रणाली है? ये अल्पसंख्यक सरकार से बचने के लिए कार्यकारिणी, मतलब जो सरकार को स्थिरता, स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है बहुमत आधारित संसदीय प्रणाली। ये बात किसने कही 89 में? तो पावेल बिंग है, पावेल ने कही है बात, बहुमत आधारित संसदीय प्रणाली के बारे में कही है कि ये फिर इसमें बहुत सारे अल्पसंख्यक सरकारों को बचाने के साथ बचने के साथ कार्यकारिणी स्थिरता प्रदान करती है। बिंग, बावेल। फिर समकालीन विश्व में उदारवादी देशों में हित समूहों की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हित समूहों की भूमिका के बारे में, समवायवाद के अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर अग्रसर होती है, तो यही गलत होगा। ब्रिटेन और अमेरिका में हित समूह है जो भूमिका निभाते हैं बहुलवादी प्रतिरूप की श्रेणी में आते हैं, सही बात है। यूरोप में स्कैंडिनेवियन देश और नीदरलैंड में हित समूह की जो भूमिका निभाते हैं वह समवायवाद की श्रेणी में आती हैं। हाँ, ये जो समवायवाद का जो कॉन्सेप्ट है स्कैंडिनेवियन और नीदरलैंड देशों में होता है, और
ये समवायवाद कॉर्पोरेटिज्म के अंडर आता है, ये अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेटिज्म। हित समूह की गतिविधि अपने ढंग से कृत्यात्मक प्रतिनिधियों को बढ़ावा देती है, ये भी सही बात है। लेकिन कॉर्पोरेटिज्म कॉर्पोरेशन में निर्णय निर्माण प्रक्रिया नीचे से ऊपर जाती है, ये सही नहीं है। तो ये 90 में हो जाएगा 1 नंबर। 73वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में सही बताइए कथन। तो 73वां संविधान संशोधन 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा द्वारा पारित, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, एकदम सही बात है। 20 अप्रैल 1993 को सरकारी राजपत्र में संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1992 के रूप में प्रकाशित किया गया था इसको, ये भी सही बात है। 74वें संविधान अधिनियम प्रावधान के साथ असंगत तत्कालीन मौजूदा कानून में बदलाव करने की अनुमति के लिए 6 माह की संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी। तो ये गलत है, 1 और 2 सही हो जाएंगे इसमें। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रीय स्वीकृति मिली और गजट में प्रकाशित होकर एक्ट 1992 के रूप में प्रकाशित हो गया था, ये 2 सही हो जाएंगे। एलन बोल के अनुसार कौन सी राजनीतिक व्यवस्था के वर्गीकरण है? एलन बोल के अनुसार तो उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, राजतंत्र नहीं, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, स्वेच्छाचारी व्यवस्थाएं, ये 3 इसने किया। तो आंसर नंबर 2। एलन बोल के अनुसार लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, एक होता है टोटलिटेरियन, एक और ऑटोक्रेटिक सिस्टम। मोनार्कियल इसका नहीं, उनको वर्णन नहीं किया एलन बोल ने। तो एलन बोल का राजनीतिक व्यवस्था वर्गीकरण लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम, टोटलिटेरियन सिस्टम और ऑटोक्रेटिक सिस्टम। फिर गांधी जी है ना, सही है। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें उन्होंने विशाल उद्योगों, मशीनीकरण और पाश्चात्य वाणिज्य व साम्राज्यवाद को रोग बताया है और उसकी प्रत्यक्ष आलोचना करी, कौन सी है वो बुक? 93 में। तो वो बुक है हिंद स्वराज में, और गांधी जी ने इन सब का विरोध किया है और रोग बताया इनको। मार्क्स ने निम्न में से अपनी किस पुस्तक में राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता, रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट का विचार प्रस्तुत किया है? 94 में। तो ये इसका होगा 18th ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट। इस बुक में राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता का विचार, राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता का विचार दिया है 18th लुई बोनापार्ट, 18th ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट बुक में। फिर राज्य स्वतंत्रता का यथार्थ रूप है, ये कथन किसका है? राज्य स्वतंत्रता का यथार्थ रूप है, तो ये है हेगल का कथन है, राज्य स्वतंत्रता का यथार्थ रूप है। ठीक है। फिर SCO संघाई कोऑपरेशन के बारे में गलत कथन पूछा है, गलत कौन सा है? तो भारत इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में 2005 में शामिल हुआ था, 2017 में भारत इसके पूर्णकालिक सदस्य बन गया था। 2005 में तो पर्यवेक्षक के रूप में ऐड हुआ था, 2017 में ये पूर्णकालिक सदस्य बन गया, सही बात है। जुलाई 2023 में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन की थीम टुवर्ड्स ए सिक्योर SCO थी 2023 वाले में, सही है। ईरान 2023 में बना था, नया नहीं बनाई, एकदम सही बात है। और 22वां शिखर सम्मेलन 2023 में वर्चुअल रूप से भारत में आयोजित किया गया था, नहीं, ये 2024 में किया गया था, लेकिन 2023 में किया गया था, ये गलत बात है एकदम। 2023 में तो नहीं किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कौन सी एक मॉरिस डुअर्जर द्वारा बताई राजनीतिक दलों के वर्गीकरण में सेल की विशेषता बताई गई है? सेल क्या होता है? सेल ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, इनमें सेल की विशेषता कौन सी? सेल क्या होता है? तो ये होती है इसकी प्रमुख संगठनात्मक इकाई भौगोलिक दृष्टि से नहीं बल्कि इस कार्यस्थल से जुड़ी होती है। जो एक पॉलिटिकल पार्टी है मतलब ये, ठीक है, तो ये बहुत सारे एरियाज में इनसे ऐड ना होकर लिए कार्यस्थल से जुड़ी होती है ये अपने, तो वो होती है सेल। मॉरिस डुअर्जर ने जब राजनीतिक दलों को वर्गीकरण किया, उनमें एक सेल भी बताई है। तो सेल होती है इसकी प्रमुख संगठनात्मक इकाई होती है सेल, भौगोलिक रूप से नहीं बल्कि कार्यस्थल से जुड़ी हुई होती है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस आयोग या समिति ने सिफारिश की कि संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के समान ही राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर भी महाभियोग लगाना चाहिए? तो ये बात कही है पुंछ आयोग ने, पुंछ आयोग ये राज्यपाल संबंधित पुंछ आयोग ये। तो राज्यपाल के लिए कहा कि इस पर भी जिस तरह कैसे
राष्ट्रपति पर आप महाभियोग लगाते हो, संसद लगाती है महाभियोग, तो वैसे ही राज्यपाल पर भी महाभियोग लगाया जाना चाहिए। राज्य विधानमंडल लगाए, मतलब जहाँ एक सदन है तो वहाँ एक या फिर दोनों हो गए तो राज्य विधानमंडल हो गया, बाकी विधानसभा विधान परिषद दोनों मिलकर लगाए। तो पूंछ आयोग ने ये बात कही है। थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर बुक किसकी है? तो ये है वो जॉन वो न्यूमैन और मॉर्गनस्टर्न की बुक है, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। ये इंपॉर्टेंट बुक है भाई, थॉमस वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न की बुक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय और उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 26 में किस व्यवस्था के अधीन है? लोक व्यवस्था, सदाचार, राज्य की सुरक्षा, स्वास्थ्य, अपराध उद्दीपन। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, 4 नंबर ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये अपन के कंप्लीट हो गए 100 क्वेश्चन, बच गए 50, वो अगली वीडियो में करते हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।